This is the new chapter, aggregate demand and aggregate supply. The first thing is aggregate demand. एक लाइन पहले आप लिख लीजिए कि what is the meaning of aggregate demand. Just write down a line. It refers to sum total of demand. It refers to sum total of demand for all goods and services. For all sum total of demand for all goods and services in an economy during the period of an accounting year. एक साल में जो टोटल डिमांड हुई है गुड्स और सर्विसेज की एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर ईयर में, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. ठीक है. और दूसरे वर्ड्स में आप लिख सकते हैं कि इट इज एग्रीगेट और टोटल एक्सपेंडिचर. आप दूसरे वर्ड्स में ये सकते हैं इट इज एग्रीगेट और टोटल एक्सपेंडिचर. Total expenditure on final goods and services in the economy. ठीक है. तो एग्रीगेट बाय डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? हम यहाँ पर किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं. हम पूरी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर ईयर में जितनी भी डिमांड हुई है ना, हम उन सब की बात कर रहे हैं. ठीक है. नाउ एक चीज आप लिखिए, ए पॉइंट है इसका, relation of aggregate demand with price level. एग्रीगेट डिमांड का प्राइस लेवल के साथ क्या रिलेशन रहेगा? आप लोगों ने पहले डिमांड वर्ड पढ़ा है. डिमांड का जो प्रिंसिपल था आपने पढ़ा है कि प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन था वो कैसा था. इट वॉज नॉट द पॉजिटिव कि प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता था ना. देयर वॉज इनवर्स रिलेशनशिप. द सेम विल बी हियर बच्चा. सो जस्ट राइट डाउन अ लाइन, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन और इनवर्स रिलेशन. नेगेटिव रिलेशन. Okay, or this is also called what? Inverse relationship. Inverse relationship between them. Aggregate demand falls with increase in the general price level and vice versa. ठीक है. आप इसमें एक लाइन और लिख लीजिए या तो डाल के आगे कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस एंड प्राइस लेवल डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. और उसका अपोजिट होता है कि अगर एग्रीगेट डिमांड हमारी नीचे, प्राइस लेवल अगर हमारा ऊपर जा रहा है तो इन दैट कंडीशन द एग्रीगेट डिमांड विल डेफिनेटली फॉल. और उसके रिलेशन में आप एक ग्राफ एक बना लीजिए ताकि आप बता सकें कि देयर इज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. ओके. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. हियर इज क्वांटिटी एंड हियर इज प्राइस. ठीक. दिस इज द प्राइस लेवल एंड दिस इज द quantity demanded, and the another one is B. I think this point is very clear to everyone. सबको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एग्रीगेट डिमांड का प्राइस लेवल के साथ रिलेशन क्या रहता है. ये बड़ा सिंपल सा भी है ना, कि जैसे जैसे हमारा प्राइस लेवल ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब चीजें महंगी हो रही हैं तो ऑटोमेटिकली भैया डिमांड अपने आप क्या होगा, नीचे जाएगा. डिमांड हमारी डिमांड हमारी कब बढ़ेगी, जब प्राइस लेवल हमारा नीचे जाएगा.
फिर प्राइस लेवल नीचे जाएगा, हमको लगेगा वाओ अब सारी चीजें जीवन में सस्ती हो गई, चलो खूब खाया जाए, है ना। फिर हम लोग खाना शुरू कर देते हैं और डिमांड हमारी बढ़ जाती है। ठीक है। सेकेंड इज रिलेशन बिटवीन aggregate demand with income level. Aggregate demand with income level. The second thing is, now here is the positive relationship. As the income increases, the demand also increases. It is very clear to you. तो हमारी अगर इनकम बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। भाई आज मान लीजिए अमृत जो है वो इतना पैसा कमाता है, तो सोचिए वो अपने जो उसके शौक है वो किस तरीके से पूरा करता होगा। लेकिन जब कल अमृत इतना पैसा कमाएगा तब सोचिए आपकी अपने शौक किस तरीके से पूरे करेगा, है ना अमृत। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, देयर इज अ positive relationship, and you can say there is a direct relationship. The thing is very clear. And what about aggregate demand increases? Aggregate demand increases with relation between aggregate demand with income level में positive relationship, and that is also called direct relationship. And aggregate, when the price income level increases, the aggregate demand also increases, and vice versa. और जो उसका जो ग्राफ होता है वो देखिए, ग्राफ फिगर जो आप बनाएंगे, फिगर आपको इस तरह से बनाना होगा। जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा डेफिनेटली हमारा जो क्वांटिटी है दैट विल ऑल्सो exceed. Here is income level. Okay. Okay, next, components in 4-sector economy. Components in 4-sector economy. The first one, पहला पॉइंट लिखिए आप लोग, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकेंड पॉइंट लिखिए, पहले इसमें एक दो लाइन लिख लीजिए, जरा सा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है इसके बारे में एक आध लाइन लिख लीजिए। लिखिए, इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by the households. Household किस चीजों पे खर्च करते हैं, आगे लिख लीजिए, incurred by the households on the purchase of goods and services. Purchase of goods and services during a given period of time. And there is a positive relationship between income and consumption. As the income increases, the consumption will also increase, and vice versa. As the income decreases, the consumption will also decrease. The second one is investment expenditure. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अभी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक लाइन इस पे भी लिख लीजिए आप। इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ये हाउस होल्ड था, ये किसका है,
प्रोड्यूसिंग सेक्टर, ठीक है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर for the investment such as purchase of capital goods, plant, machinery, etc. And important thing, it is affected by rate of interest and marginal efficiency of capital and marginal efficiency of investment और capital, marginal efficiency of investment और capital, ठीक है. There is negative relationship between rate of interest and aggregate demand. Third, government expenditure. ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का सीन क्या है भाई? देखिए, इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट बेसिकली किन चीजों पे खर्च करती है? सबसे पहले इंटरमीडिएट कंजम्पशन, the first thing is intermediate consumption of government sector. Second, compensation of employees. ये वर्ड सुने हैं ना बच्चों ने पहले इसके अपने जीवन में कि नहीं? Compensation of employees. And the third one, imports by the government sector. Imports by the government sector. Basically, government expenditure is restricted up to in these 3 points. The first one is intermediate consumption by the in government sector. Second, compensation of employees, जो सैलरी वगैरह लोग बांटते हैं अपने गवर्नमेंट सेक्टर में वो, और imports by the government sector, कुछ चीज़ें बाहर से मंगाते हैं तो भाई उसमें भी तो पैसे खर्च होते हैं. And the last one is net export. Net export is called X minus M. It is the difference between export and import. It is the difference between export and import of goods and services. जब आपने ये चारों पॉइंट पढ़े तो आपको थोड़ा बहुत याद आया होगा नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड. उसमें बेसिकली सब चीज़ें थी कि नहीं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें थी ना उसमें. The next thing is component of aggregate demand in two sector economy. कौन कौन से होते हैं? It has two components. 2 components होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट लिखिए कंजम्पशन, और सेकेंड लिखिए इन्वेस्टमेंट. ठीक है, पहला क्या है? खाना, कंजम्पशन, और दूसरा क्या है? खाने से जो बच जाए उसे इन्वेस्ट कर देना. और 2 सेक्टर इकोनॉमीज में बेसिकली वो 2 सेक्टर इकोनॉमीज 2 सेक्टर होते कौन कौन से हैं? एक होता है हाउस होल्ड और एक होता है प्रोड्यूसर. अब इस स्टोरी में एग्रीगेट डिमांड की सीन क्या होती है जरा सा समझिए आप लोग. एक टेबल में समझा रहा हूं, उस टेबल के हिसाब से आप जरा समझिए. लेवल ऑफ इनकम, इसको हम लोग डिनोट करते हैं Y से. उसके बाद है कंजम्पशन,
इसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से। अगला आता है इन्वेस्टमेंट, जिसको शो किया जाता है कैपिटल आई से। और लास्ट में आता है एडी। एडी मतलब अग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। पहले लेवल ऑफ इनकम की बात करते हैं हम। मान लीजिए लेवल ऑफ इनकम हमारा है 0, 100, 200, 300, 400, 500। अब बात यह आती है अमृत कि अगर कंजम्पशन मान लीजिए 0 है, सॉरी इनकम अगर हमारी 0 है तो कंजम्पशन हमारा 0 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, बिल्कुल गलत। कंजम्पशन हमारा होगा 50। अरे भैया, जो आदमी कमाता नहीं है क्या वो खाता भी नहीं है? अरे वो उधार लेके खाता है यार। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट को हम लोग, एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है कि लेवल ऑफ इनकम चाहे जो भी रहे, दैट इन्वेस्टमेंट टू बी डन। तो हमारा एडी हो जाएगा पहले केस में 50 प्लस 100, दिस विल बी 150। थोड़ा सा लाइन का इशू है, जरा सा आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, दिस इज द, ये हो गया फर्स्ट। इन्वेस्टमेंट का जो कंसेप्ट होता है ना, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है प्रोड्यूसर सेक्टर का, कि मतलब चाहे कुछ भी हो उतना इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा, चाहे लेवल ऑफ इनकम कुछ भी हो। मतलब इसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं, 100, 100, 100 और ये 100। ठीक है। तो पहली चीज बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ जाए अच्छे से कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। इफ द इनकम इज 0 स्टिल, अरे भाई क्लास में समझो ना, क्लास में जिस बच्चे के पास दिमाग नहीं है कि वो क्लास नहीं करता है और कुछ समझता नहीं है क्या? समझता है, बहुत ज्यादा नहीं समझता है, थोड़ा समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 0 समझता है, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद as the income increases the consumption will also increase। 100, उसके बाद 150, 200, 250, 300। आपको एक बात समझ में आई? जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ इनकम बढ़ता जा रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन यह सेम प्रपोर्शन में थोड़ी बढ़ जाएगा। भाई पहले अगर हमारा कंजम्पशन 50 है, जब 100 कमाएंगे तो यहाँ पे मान लीजिए 50 और बढ़ गया, 200 कमाएंगे तो वो 200 नहीं हो जाएगा। सारा हम जितना कमाते हैं उतना हम सारा खा थोड़ी जाते हैं भैया, कुछ हम लोग इन्वेस्ट भी करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा C प्लस आई, 150, यहाँ 200, 250, 300, 350 और 400। अब इसी चीज को जरा आप ग्राफ में जरा सा प्लॉट करिए तो देखिए किस तरीके का ग्राफ आपका बन रहा है। दिख रहा है ये? जो हमारा पहला होता है इन्वेस्ट, नीचे हम लोग यहां पे ले लेते हैं इनकम, ये इनकम है, और ये हमारा हो गया एग्रीगेट डिमांड। इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट है, दिस इज द इन्वेस्टमेंट। ठीक है। कंजम्पशन हमारा 0 इनकम पर भी होता है। ऐसा नहीं है कि 0 इनकम रहेगी तो हमारा कंजम्पशन नहीं होगा, बिल्कुल हो। दिस इज द सी। और एडी जो है उसके पैरेलल ऊपर चलता है, दिस इज द एडी। बच्चों को थोड़ा सा बेसिक चीज समझ में आ जाए कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। आप मेरे बच्चे इस बात को फिर ध्यान समझिए कि अगर हमारा लेवल ऑफ इनकम 0 है, इफ अ पर्सन इज नॉट जनरेटिंग एनी इनकम, स्टिल ही विल कंज्यूम समथिंग। वो कुछ कंज्यूम करेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि जो कमा नहीं रहा है वो भूखे मर रहा है। ये अच्छा, अब आप कहेंगे सर चलिए कमा रहे हैं, हम नहीं कमा रहे, खा रहे, समझ में आ गया। सर ये इन्वेस्टमेंट का चक्कर कहाँ से आ गया? जो आदमी अभी कमा ही नहीं रहा है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करे? जो प्रोड्यूसर सेक्टर, दिस इज अ काइंड ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है हम लोग बाद में इसमें बात करेंगे ज्यादा। तो ये किसी भी लेवल ऑफ इनकम पर उतना इन्वेस्टमेंट हमारा रहता ही रहता है। ठीक है। अब इसमें एक दो पॉइंट है कि ऑब्जर्वेशन से जरा सा आप उनको लिख लें। जरा सा देखिए ऑब्जर्वेशन, सी इज अ, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, सी इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम। सी मतलब कंजम्पशन इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम।
with rise in income, consumption increases and vice versa. मतलब आप इससे लेकर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? पहला कंजम्पशन के बारे में कि वो हमारा कैसा है, वो हमारा पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम होता है, सी. सेकेंड लिखिए इन्वेस्टमेंट के बारे में, आई इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट which is not influenced by the level of income, which is not influenced by the level of income. level of income से देखिए वो अफेक्टेड नहीं हो रहा है, उसको कांस्टेंट है वो. थर्ड लिखिए एडी के बारे में, aggregate demand is a sum of C and I. AD is sum of C and I, and AD curve has a positive slope. यही चीज अगर यहां से आ रही होती, ऐसे आ रही होती, इसको हम लोग नेगेटिव स्लोप बोलते हैं. ऐसे जा रही है तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव स्लोप. एंड द लास्ट पॉइंट इज C is always positive. C is always positive even at zero level of income, even at zero level of income. And the very important जो linear consumption function इससे जो बनता है वो क्या है, आप समझ लीजिए ऐसा. C is equal to C bar plus BY. This is the linear consumption function. Linear consumption function. And this is the important thing, consumption function. सबसे पहले लिख लीजिए कि C बार क्या है, नीचे लिख लीजिए. C बार is equals to level of consumption at zero level of income, at zero level of income it is always positive. ठीक है. B is equal to MPC. MPC का मतलब होता है marginal propensity of consume, marginal propensity of consumption. और Y के बारे में बच्चे जानते हैं, Y के बारे में भी मैंने समझाया है कि Y हम किसके लिए डिनोट करते हैं, इनकम लेवल, गिवन लेवल ऑफ इनकम. ठीक है. एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा देते हैं हम लोग. इसी जो फंक्शन दिया है आपको उसी के बेसिस पे फाइंड कंजम्पशन C आपको निकालना है. इफ B इज इक्वल टू 0.8 and income is 200 and C bar is equal to 100. आपको C निकालना है. What is the formula of C? C is equal to C bar plus BY. Now here will be, what is C bar? That is given 100 plus B is 0.8 and income is 200. What will be the consumption? Just calculate it. This will be 260. Okay. One more. Find C if
C is equal to 40 plus 0.8y and income levels are this is 200 and 600. आपको दो इनकम लेवल पर कंजम्पशन निकालना है आपको, और ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट वाला कितना हो जाएगा, C is equal to 40 0.8 into 200. What will be the result? 8 to the 16 and 40. It will be 200. 40 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 160. So this will be 200. Second, C is equal to 40 plus 0.8. अब की बार इनकम लेवल क्या है, 600. 40 plus 6 8 is 48, 480. So here will be 520.